हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ फर्म। आज हम करेंगे असेसमेंट ऑफ फर्म अर्थात फर्म के कर निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधान। देखो, साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक एवं ब्याज जिस सीमा तक फर्म के लिए कटौती योग्य होता है उस सीमा तक ही यह साझेदारों के लिए कर योग्य होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जिस सीमा तक फर्म को पारिश्रमिक और ब्याज के संबंध में कटौती प्राप्त होगी उसी सीमा तक वो पारिश्रमिक और ब्याज साझेदारों के लिए उनकी आय में कर योग्य होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि यदि एक फर्म के संगठन में परिवर्तन होता है तो उसका कर निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम फर्म के संगठन में परिवर्तन को समझ लें। तो आयकर अधिनियम की धारा 187 की उपधारा 2 में कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं। यदि वो परिस्थितियां हैं तो उसे फर्म के संगठन में परिवर्तन माना जाता है। पहली कंडीशन क्या है कि जब तक एक या एक से अधिक साझेदार फर्म के साझेदार न रहें, जब एक या एक से अधिक साझेदार फर्म के साझेदार नहीं रहें अथवा एक या एक से अधिक और व्यक्ति फर्म के साझेदार बन जाए, बशर्ते कि पुराने साझेदारों में से भी कम से कम एक साझेदार परिवर्तन के बाद भी फर्म में रहे तो उसके फर्म के संगठन में परिवर्तन माना जाता है। इसी तरीके से जब साझेदार तो वही रहे परंतु यदि उनके लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाए, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो उनका रेशो है उसमें यदि परिवर्तन होता है तो उसे भी फर्म के संगठन में परिवर्तन माना जाता है। तो यहाँ दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। यदि उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो तो भी वो फर्म के संगठन में परिवर्तन है, और जब वो साझेदार जो पुराने हैं यदि वो ना रहें और नए पार्टनर आ जाएं तो उसे भी संगठन में परिवर्तन माना जाता है। तो दिस इज नोन एज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। अब हम ये देखेंगे कि फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर कर निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, कर निर्धारण के समय जो फर्म की आय का संगठन होता है उस पर ही कर का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जो कर निर्धारण के समय आय होगी उसी के अकॉर्डिंग जो संगठन होगा उस पर फर्म का कर निर्धारण किया जाएगा। और जहाँ तक फर्म की आय का साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो गत वर्ष की आय उन सभी साझेदारों में बांट देते हैं जिन्हें उस आय को प्राप्त करने का अधिकार था। तो संगठन फर्म के कर निर्धारण के समय जो फर्म का संगठन है फर्म की आय का वितरण उसी के अनुसार कर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग कर निर्धारण किया जाता है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म पर यदि चला जाता है तो क्या होगा। सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म। देखो, आयकर अधिनियम की धारा 188 के अनुसार 188 के अकॉर्डिंग यदि एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म के पास चला जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वामित्व में परिवर्तन से पहले की फर्म की आय पर मतलब पूर्व भांति ही क्या होगा, फर्म को आयकर चुकाना होगा और उसके बाद की आय पर उत्तराधिकारी द्वारा फर्म जो है उसके द्वारा कर निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जिस दिन उस फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म के पास जा रहा है उस दिन तक की आय का कर निर्धारण पूर्व की भांति जो फर्म की आय पर होता था वैसे ही होगा, और उस दिन के बाद की उस तिथि के बाद की जो आय होगी उसका कर निर्धारण उत्तराधिकारी फर्म के द्वारा किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे फर्म का विघटन अथवा व्यापार बंद होने की स्थिति में किस तरीके से कर निर्धारण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई फर्म अपना व्यापार बंद कर दे या मान लीजिए उसका डिसोल्यूशन हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी ऐसी फर्म का कर निर्धारण उसी प्रकार करते हैं जैसे फर्म के चालू रहने की स्थिति में किया जाता है। तो जिस दिन तक फर्म का विघटन नहीं होता उस दिन तक का कर निर्धारण पूर्व भांति ही उसका कर निर्धारण किया जाता है। ऐसी फर्म के आयकर से संबंधित दायित्वों को चुकाने का पूरा उत्तरदायित्व उन्हीं व्यक्तियों का होता है जो कि फर्म के कारोबार के बंद होने के बाद अथवा फर्म के विघटन के बाद के समय साझेदार थे। मतलब जिस दिन फर्म का कार्य बंद हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस हुआ, उस दिन जो फर्म के साझेदार थे ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फर्म के समस्त दायित्वों का भुगतान करें।
ये जो साझेदार है वो संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से दोनों तरीके से ही उत्तरदायित्व होते हैं। और यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस डेड पार्टनर के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति तक आयकर चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यदि एक फर्म के डिसॉल्यूशन होने पर या उसके डिसकंटिन्यू होने पर हम कर निर्धारण की बात करें तो जिस स्थिति को ये स्थिति आती है उस स्थिति पर जो फर्म के साझेदार हैं वही फर्म से संबंधित आयकर से संबंधित दायित्वों को चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक सीमित दायित्व वाली जो फर्म है उनसे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान। देखिए, सीमित दायित्व वाली जो फर्म है उससे संबंधित प्रावधानों की हम चर्चा करने से पहले हम ये देखें कि सीमित दायित्व वाली फर्म क्या होती है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, किसी फर्म को इतनी हानि होती है कि यदि वो अपने लेनदारों का भुगतान करने में असमर्थ है या मान लीजिए वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, तो प्रत्येक साझेदार की जो निजी संपत्ति है उसका उपयोग फर्म के लेनदारों को चुकाने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, साझेदारों का दायित्व फर्म के दायित्व के प्रति असीमित होता है, लेकिन सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म के साझेदारों का दायित्व सीमित होता है और फर्म के लेनदारों को चुकाने के लिए उनकी निजी संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो सीमित दायित्व वाली जो फर्म है उसका कर निर्धारण एक सामान्य फर्म की तरह ही किया जाता है, जैसे हम एक नॉर्मल फर्म का अब तक पढ़ते आए हैं। कुछ प्रावधान हैं जिनके संबंध में हमें ध्यान रखना होता है, जैसे सीमित दायित्व वाली फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक तथा ब्याज सेक्शन 40B की सीमा तक ही स्वीकृत होता है। इसी तरीके से सीमित दायित्व वाली फर्म के साझेदारों को मिला पारिश्रमिक एवं ब्याज साझेदारों के लिए व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। यह उसी सीमा तक कर योग्य होता है जिस सीमा तक फर्म को इसकी कटौती प्रदान की गई है। तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि सीमित दायित्व वाली पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म LLP जिसको हम कहते हैं, तो यदि ये लिमिटेड लायबिलिटी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो जो भी साझेदारों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक है, ब्याज है, वो सेक्शन 40B तक ही स्वीकृत होगा। और जितनी फर्म को इसके संबंध में कटौती मिली है, जिस सीमा तक उसकी कटौती फर्म को मिली है, उस सीमा तक वो पर्सनल साझेदारों के लिए व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। इसी तरीके से सीमित दायित्व वाली फर्म के साझेदार को लाभ में हिस्सा सेक्शन 10 की सबसेक्शन 2A के अंतर्गत करमुक्त होता है। आयकर की दरें वही होगी जो सामान्य फर्म पर लागू होती है, लाभों का 30%। ठीक उसी तरीके से हम जैसे पढ़ते आए हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन है सरचार्ज, वो सभी एज इट इज़ इन पर लागू होगी। परिकल्पित आय से संबंधित धारा 44AD के प्रावधान सीमित दायित्व साझेदारी फर्म पर लागू नहीं होंगे, यानी कि प्रिजम्पटिव इनकम जो होती है सेक्शन 44AD के प्रावधान जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म पर लागू नहीं होंगे। और जब एक कंपनी का सीमित दायित्व वाली फर्म में परिवर्तन होता है तब कर योग्य पूंजी लाभ नहीं होते हैं। इसी तरीके से जब साझेदारी फर्म का सीमित दायित्व वाली फर्म में परिवर्तन होता है तब आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो फर्म होती है उनके संबंध में कुछ प्रावधान है जो कि कर निर्धारण के समय ध्यान रहना आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने असेसमेंट ऑफ फर्म में बहुत सारे आयकर अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और हमने देखा कि एक फर्म का कर निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो फर्म का कर निर्धारण करने से पहले आपको ये देखना होगा कि यदि फर्म के साझेदार सेक्शन 184 के का पालन करते हैं तो वो फर्म के अंतर्गत उनका असेसमेंट किया जाएगा, और यदि उनका पालन नहीं करते हैं तो उनका असेसमेंट व्यक्तियों के समुदाय के रूप में किया जाएगा। अब अगर हम फर्म का कर निर्धारण पढ़ रहे हैं तो फर्म की निवास स्थिति, उसके निवास स्थिति के बाद उसके पुस्तकीय लाभ, बुक प्रॉफिट, उनकी जानकारी,
इसके अलावा फर्म को स्वीकृत की जाने वाली कटौतियाँ, कर की दर, ये सारी बातें यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम एक फर्म का कर निर्धारण कर पाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर किसी भी तरीके से अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं।